नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। आज शाम 5 बजे 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा और 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में देश के 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13 सीटें, बिहार की 8 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, ओडिशा की 6, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। जाहिर है, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, तो हर राजनीतिक दल भरपूर दमखम दिखाने की कोशिश करेगा। सभी अपनी अपनी जीत के लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और उसका फैसला 4 जून को मतगणना के रूप में ईवीएम का पिटारा खुलने पर सामने आ जाएगा। एक जून को 7वें चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद होगा। पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो कि यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव में है। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार अभय किशन है, मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर, पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती, डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी उम्मीदवार अभिषेक बैनर्जी, जालंधर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी और बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी हरसिमरत कौर बादल पर जनता 1 जून को अपना मत ईवीएम में कैद करेगी। अब बात प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी सफर से विश्राम लेकर आध्यात्मिक मिशन पर जाने की। पीएम मोदी आज सुबह पंजाब के होशियारपुर में साल 2024 के लोकसभा चुनाव का आखिरी प्रचार करेंगे। होशियारपुर में पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे एक विशाल फतेह रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हमेशा की तरह चुनाव प्रचार का अंतिम चरण पूरा होते ही एक बार फिर अपने आध्यात्मिक मिशन पर रवाना हो जाएंगे। इस बार पीएम मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं और वो शाम 5:15 पर कन्याकुमारी पहुंचेंगे और यहां पर सबसे पहले पीएम मोदी भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी समंदर के बीच स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएंगे, जहां पर वो 30 मई की रात से 1 जून तक यानी कि 45 घंटों का ध्यान लगाएंगे। 1 जून को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाएंगे। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर उसी शिला पर बैठकर ध्यान लगाएंगे जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ध्यानरत रहे थे। बताया जाता है कि शिला पर ध्यानरत रहने के दौरान ही विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा और भारत माता की परिकल्पना की थी। इस शिला का ऐतिहासिक महत्व के साथ ही पौराणिक महत्व भी है। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि देवी पार्वती ने इस शिला पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। आज पीएम मोदी उसी शिला पर ध्यान मग्न होंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के बाद आध्यात्मिक मिशन पर जाते रहे हैं। साल 2019 में पीएम मोदी केदारनाथ में रुद्र गुफा में ध्यान लगाने के लिए पहुंचे थे। साल 2014 में पीएम मोदी शिवाजी के प्रसिद्ध किले प्रतापगढ़ में पहुंचे थे। पीएम मोदी की ध्यान योजना पर राजनीतिक गलियारे में जमकर हंगामा बरपा। कांग्रेस और डीएमके ने इसे चुनावी आचार संहिता का खुला उल्लंघन करार दिया है और इन दलों का मानना है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी का मिशन ध्यान मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से किया जा रहा है। पीएम मोदी की ध्यान योजना पर तंज कसने वालों की कमी भी नहीं है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि पीएम मोदी को ध्यान की जरूरत 4 जून के बाद चुनावी नतीजों के बाद पड़ेगी। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी अभी कुछ वक्त तक कन्याकुमारी में ही रहेंगे। और ये नहीं, महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी को ऐसा फेरी वाला बताया जो 400 की रट लगाता रहता है और ग्राहक 150 कहते हैं। Parent, he is absolutely divine, and he should go and meditate. All I can hope for is that he's going to need a lot of meditation after the 4th of June. So let's hope he stays there for a while. No, he's become like a pheriwala, like a hawker on the pavements of Gadiahat in Calcutta. During Poila Boishak, during Baisakhi, we have a sale, and the hawkers, the pheriwalas, they pick up a nightie and they say 400, and all the women go and they say 150. So that's what's happened to Modi now. He can sit in his cave and he can say 400, and let's see when the ballot is opened. चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब में धुआंधार प्रचार करेंगे और जेपी नड्डा आज पंजाब में अमृतसर, फरीदकोट और रूपनगर जैसी 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे, जबकि राहुल गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर और झारखंड के दुमका में रैली करेंगे, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल के कुल्लू और पंजाब के लुधियाना में रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक भव्य रोड शो किया और इस दौरान अमित शाह ने
आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक से बीजेपी के चुनावी दावों पर क्या कुछ कहा, आपको सुना। पहले चरण से आप लोगों ने 400 पार कहा, आखिरी चरण में अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, कहां देखते हैं और यूपी कहां देखते हैं? निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया है आरक्षण का, इसके अलावा रोजगार का, संविधान को खतरे में रखने का, ये कहां है? देखिए, मोदी जी 10 साल से यहाँ पर है, पूर्ण बहुमत है, संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ। विपक्ष को अपने अस्तित्व का खतरा दिखता है, संविधान पर कोई खतरा नहीं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बहुत बात की गई है, आप लोग उसके विरोध में हैं, क्या आपकी जहां जहां सरकारें हैं आप समीक्षा करेंगे? हम विरोध में नहीं है, संविधान विरोध में। पिछड़ापन का सर्वे करे बगैर धर्म के आधार पर राजनीति आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे। पीओके का बहुत सारा झंडा दिखाई दिया है, क्या पीओके लेंगे? ऐसा लग रहा है, बहुत इसकी चर्चा है। नहीं, स्वाभाविक रूप से पीओके भारत का है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हम प्राप्त कर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की महात्मा गांधी पर एक टिप्पणी से सियासी महाभारत छिड़ गए। पीएम मोदी ने ब्रिटिश निर्देशक रिचर्ड एटनबरो पर बातचीत में एक जगह पर कहा कि दुनिया को गांधी के बारे में तभी पता चला जब गांधी फिल्म बनी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, ट्वीट किया, महात्मा गांधी वो सूरज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अंधकार से लड़ने की ताकत दी। सत्य और अहिंसा के रूप में बापू ने दुनिया को ऐसा रास्ता दिखाया जो सबसे कमजोर व्यक्ति को भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। उन्हें किसी शाखा शिक्षित से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। प्रियंका गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के इतिहास और आजादी के आंदोलन के नायकों के बारे में इतनी कम जानकारी है, ये जानकर हैरानी होती है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि आरएसएस की शाखाओं में गांधी से भले ही नफरत की जाती हो, लेकिन बाकी दुनिया उनका सम्मान करती है। अगर मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों ने अहिंसा का रास्ता चुना तो वो गांधी की वजह से ही था, जबकि बीजेपी के नेता गोडसे को देशभक्त कहते हैं। असम में रेमल चक्रवात का भयानक रूप देखने को मिला है और कई जिलों में तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। असम के 8 जिलों में बाढ़ के चलते बड़ी मुसीबत है। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। जोरहाट में तमाम घर सैलाब में घिरे हुए हैं, उनमें फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी भारी बारिश के चलते मुसीबतें हैं। ओडिशा के पुरी में चंदन यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। धार्मिक यात्रा के दौरान पटाखे फोड़े जा रहे थे और इस दौरान 20 से ज्यादा श्रद्धालु झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सीएम नवीन पटनायक ने घायलों के इलाज का खर्च सीएम राहत कोष देने की बात कही है। भीषण गर्मी के बीच में यूपी के लखनऊ में एक वाटर वर्कशॉप के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में केमिकल से भरे हुए ड्रम रखे गए थे, लिहाजा आग बहुत तेजी से फैली और कुछ ही देर में समूचा गोदाम लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। कई केमिकल ड्रम में जबरदस्त धमाका हुआ और इस दौरान ऊंचे ऊंचे शोले उठते दिखाई दिए। सूचना पर 12 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यही रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पुणे केस में मोबाइल खोल सकता है बड़े राज। पुलिस ने ड्राइवर गंगाराम का मोबाइल बरामद किया है और उसमें नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और ड्राइवर के बीच में हुई कुछ चैट मैसेजेस मिले हैं। पुलिस अब नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा से पूछताछ भी कर रही है। इन दोनों से ड्राइवर गंगाराम को अगवा करने से जुड़े हुए सवाल किए गए हैं और साथ ही नाबालिग आरोपी के दोस्तों से भी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है और हादसे की रात की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। इस बीच में पुणे के ससून हॉस्पिटल के डीन को सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है। साथ ही आरोपी डॉक्टर तावड़े पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर हालनोर को बर्खास्त कर दिया गया है। और अब बात उत्तरकाशी में चल रहे जंगलों की करते हैं। भयानक तबाही मचाने वाली आग पर आखिर जंगल में काबू कब पाया जाएगा? विभाग कब संज्ञान लेगा, कब इस आग को बुझाएगा? सवाल बना हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें, इसके साथ साथ वन विभाग साझा अभियान में जुटा हुआ था, लेकिन इस आग से अब तक करोड़ों की वन संपदा खाक हो चुके हैं। गनीमत यही है कि जंगल की इस आग में आबादी वाले इलाके अभी थोड़ा सा दूर हैं, लोग बचे हुए हैं, लेकिन जंगली जानवरों को, वन्य संपदा को कितना नुकसान पहुंचा है
इसका आकलन भी लगा पाना भी मुश्किल है।